हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना तैयारी भी बहुत बेहतरीन तरीके से करते होंगे। तो आज हम क्लास 10th के केमिस्ट्री चैप्टर 2 अम्ल भस्म और लवण को सबसे आसान तरीका से समझने वाले हैं। जो स्टूडेंट 10th बिहार बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के भी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है। अम्ल, अम्ल यानी एसिड क्या है। अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है। कैसा होता है? खट्टा होता है तथा धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। किस चीज़ से अभिक्रिया कर? धातु से अभिक्रिया कर। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ये परिभाषा हुआ इसके गुण के आधार पे। किस चीज़ के आधार पे? गुण के आधार पे यह परिभाषा हुआ। अब देखिए आर्हेनियस के अनुसार क्या बोल रहा है। अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर, किस चीज़ में? जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन यानी H+ हाइड्रोजन आयन H+ प्रदान करता है, अम्ल कहलाता है। जैसे में देखिए, जैसे में क्या दिया है HCl, ये जल में घुलकर क्या प्रदान किया है? हाइड्रोजन आयन यानी H+ प्रदान करेगा तो उसे क्या बोल देंगे? अम्ल। ये किसके अनुसार? ये हो गया आर्हेनियस के अनुसार। अगला नंबर एग्जाम्पल देखिए H2SO4, ये जल में घुलकर क्या प्रदान किया है? H+ यानी हाइड्रोजन आयन प्रदान किया है। यानी अगला एग्जाम्पल देखिए H3PO4 है, ये जल में घुलकर क्या प्रदान किया है? हाइड्रोजन आयन। तो इसको क्या बोल देंगे? ये अम्ल है, ये अम्ल है। अगला देखिए अम्ल का गुण, आगे दिया हुआ है अम्ल का गुण। तो पहला गुण देखिए अम्ल का, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा। तो यही लिख दिए है कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। दूसरा नंबर गुण देखिए इसका, अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। कौन सा आयन? हाइड्रोजन यानी H+ प्रदान करता है। अगला देखिए अम्ल नीले लिटमस को, कौन से लिटमस को? नीले को लाल में परिवर्तित करता है। किस में परिवर्तित करता है? लाल में। तो उसी को क्या बोल देते हैं? अम्ल है यह। चौथा नंबर देखिए अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। कौन सी गैस मुक्त करता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। किस चीज़ से अभिक्रिया कर? धातु से अभिक्रिया कर। जैसे में देखिए यह एक अम्ल है H2SO4, जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जानते हैं। ये एक धातु Fe, जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करा दिए है। तो ये क्या बना दिया? FeSO4 और हाइड्रोजन गैस मुक्त कर दिया है। हाइड्रोजन गैस क्या किया है? मुक्त किया है। यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया लगा है? विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि FeH2 को विस्थापित कर दिया है और SO4 के साथ आकर के बैठ गया है। तो बना दिया है FeSO4, आप H2 को मुक्त कर दिया है, H2 को विस्थापित कर दिया है। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे देखिए आगे दिया हुआ है पदार्थ तथा उसमें उपस्थित अम्ल। पदार्थ तथा उसमें उपस्थित अम्ल। तो पदार्थ का नाम देखिए, संतरा व नींबू के रस में कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सेब में कौन सा अम्ल? मैलिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल? टार्टिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अमाशय रस में कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, क्या? HCl पाया जाता है। चाय में कौन सा अम्ल? टैनिक अम्ल पाया जाता है। विटामिन सी में कौन सा अम्ल? एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। लाल चीनी में कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल बोलिए या मेथेनोइक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नामकरण क्या है? मेथेनोइक अम्ल। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं, बहुत VVI क्वेश्चन है इसमें, 1 नंबर का आ ही सकता है इसमें से। आगे देखिए अगला दिया हुआ है सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4। तो सल्फ्यूरिक अम्ल को बैटरी अम्ल भी कहा जाता है। कौन सा अम्ल कहा जाता है? बैटरी अम्ल भी कहा जाता है, क्योंकि इसका उपयोग मोटर गाड़ी में लगे बैटरी में बैटरी अम्ल के रूप में किया जाता है। कि इसका उपयोग किस में किया जाता है? बैटरी अम्ल के रूप में। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? बैटरी अम्ल भी कहा जाता है। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है कार्बोलिक अम्ल या फिनॉल। कार्बोलिक अम्ल बोलिए या फिनॉल बोलिए, जिसका फार्मूला क्या होता है? C6H5OH को विषैले अम्ल के रूप में, कौन से अम्ल के रूप में? विषैले अम्ल के रूप में जाना जाता है। किसको? कार्बोलिक अम्ल या फिनॉल को। आगे देखिए खाद या उर्वरक और विस्फोटक बनाने में किसका उपयोग? नाइट्रिक अम्ल। किसका उपयोग? जिसका फार्मूला होता है HNO3 का उपयोग किया जाता है। अगला देखिए हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसका स्राव होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है, जिसका फार्मूला HCl होता है, का स्राव होता है। तो हमारे पेट में किसका स्राव होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, जिसका pH मान कितना होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का pH मान 1 होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का pH मान कितना होता है? 1। आगे देखिए
विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य इसी को इंग्लिश में बोल देते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। तो सभी अम्ल, भस्म तथा लवण के जलीय विलयन जो विद्युत का संचालन, विद्युत का क्या करता है? संचालन करता है, विद्युत अपघट्य कहलाता है। इसको आमतौर पे बोल देते हैं कि जो विद्युत का संचालन करता है उसे क्या बोल देते हैं? विद्युत अपघट्य। जो विद्युत का संचालन करेगा उसे विद्युत अपघट्य कह देते हैं। जिसमें करंट पास होगा, इस ऐसे समझिए, जिसमें करंट पास होगा उसे क्या बोल देंगे? विद्युत अपघट्य। जैसे देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम क्लोराइड NaCl, ये किसका उदाहरण है? विद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? इलेक्ट्रोलाइट का। आगे देखिए, आगे है विद्युत अनअपघट्य यानी नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्या? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। वैसे यौगिक जिसका जलीय विलयन विद्युत का संचालन नहीं करता है, क्या नहीं करता है, उसे क्या कहते हैं? विद्युत अनअपघट्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत अनअपघट्य। जैसे में देखिए एल्कोहल, जैसे में क्या है? एल्कोहल। और देखिए ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, यह फॉर्मूला आप लोग याद रख सकते हैं। यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2, यूरिया का भी फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। तो जो विद्युत का संचालन करेगा उसे क्या बोल देंगे? विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य, अपघट्य बोल देंगे। और जो संचालन नहीं करेगा उसे क्या बोल देंगे? अनअपघट्य, अनअपघट्य, अनअपघट्य बोल देंगे। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है? भस्म, भस्म यानी बेस। भस्म वह पदार्थ है जो स्वाद में कड़वा होता है। भस्म कैसा होता है? स्वाद में कड़वा होता है तथा अम्ल को उदासीन कर देता है। अम्ल को क्या कर देता है? उदासीन कर लवण बनाता है। अम्ल को उदासीन कर क्या बनाता है? लवण। तो उसी को भस्म कहते हैं। यह किसके आधार पे? गुण के आधार पे परिभाषा हुआ। किसके आधार पे परिभाषा हुआ? गुण के आधार पे। जैसे में देखिए NaOH, KOH, NH4OH, CaOH का होल 2। अब देखिए आर्हेनियस एक वैज्ञानिक है, उसी के अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर क्या प्रदान करता है? हाइड्रोक्साइड यानी OH- आयन प्रदान करता है। क्या? OH- आयन प्रदान करता है। जैसे में देखिए NaOH एक भस्म है, वो जल में घुलकर क्या प्रदान किया है? Na+ और OH-, तो OH- आयन प्रदान करेगा तो क्या बोलेंगे उसको? भस्म है ये। जैसे में देखिए अगला एग्जाम्पल, KOH है, ये जल में घुलकर क्या प्रदान किया है? हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान किया है। तो ये किसका उदाहरण हो गया? भस्म का। किसका उदाहरण हो गया? भस्म का। जैसे NH4OH है, ये जल में घुलकर क्या प्रदान किया है? हाइड्रोक्साइड आयन, तो इसको क्या बोल देंगे? यह एक भस्म है। आगे देखिए भस्म के गुण। आगे क्या है? भस्म के गुण। तो पहला गुण देखिए, भस्म स्वाद में कड़वा होता है। भस्म स्वाद में कैसा होता है? कड़वा। दूसरा नंबर देखिए, भस्म जल में घुलकर, किस चीज़ में? जल में घुलकर क्या प्रदान करता है? हाइड्रोक्साइड आयन। क्या? OH- आयन प्रदान करता है। अगला नंबर देखिए, अगला गुण, तीसरा नंबर, भस्म लाल लिटमस को, भस्म कौन से लिटमस को? लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला। लाल लिटमस को नीला कौन करता है? लाल लिटमस को नीला कौन करता है? भस्म। लाल लिटमस को नीला कौन करता है? भस्म। भस्म जो है, जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। और नीला लिटमस को लाल कौन करता है? नीला लिटमस को लाल कौन करता है? अम्ल। कौन करता है? अम्ल। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं, VVI है ऑब्जेक्टिव के लिए। अगला नंबर देखिए, भस्म अम्ल को उदासीन कर देता है। भस्म अम्ल को क्या कर देता है? उदासीन। तो भस्म अम्ल को क्या करता है? उदासीन। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है? आगे दिया हुआ है, जल में विलेय भस्म को क्षार कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, याद रखिएगा आप लोग। जल में विलेय भस्म को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। आगे देखिए, अम्ल तथा भस्म के अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण, अम्ल तथा भस्म के अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है? लवण और जल। यह अभिक्रिया को आप लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। चैप्टर फर्स्ट में आप लोग पढ़े होंगे, अम्ल और भस्म अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है, इसी को क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। तो जैसे में देखिए, ये एक अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये एक भस्म हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये देखिए ये रिएक्शन करके NaCl जो एक लवण है बना दिया और जल बना दिया है। यहाँ पे एक और अभिक्रिया से बना सकते हैं, यहाँ पे द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी दो यौगिक है तो दो यौगिक में कौन सा अभिक्रिया लगेगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया लगेगा? द्विविस्थापन। यहाँ पे देखिए H पे प्लस चार्ज, Cl पे माइनस चार्ज, Na पे प्लस चार्ज, OH पे माइनस चार्ज। तो ये प्लस वाला इस माइनस वाला के साथ आकर बैठ जाएगा और ये प्लस वाला इस माइनस वाला के साथ आकर के बैठ जाएगा, तो बना देगा NaCl प्लस H2O। आगे देखिए, आगे है, पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा सामान्य से अधिक, कितना? सामान्य से अधिक हो जाने से पेट में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। इसे रोकने के लिए किसका उपयोग? क्षार का उपयोग। किसका? क्षार का उपयोग किया जाता है, जो प्रायः एंटासिड होता है। जो प्रायः कैसा होता है? एंटासिड। ये आप लोग याद रख सकते हैं, VVI है ऑब्जेक्टिव के लिए। अगला देखिए, इनमें क्षार के रूप में क्या होता है?
यही पढ़े थे ना, इसे रोकने के लिए क्षार का उपयोग किया जाता है। तो क्षार के रूप में क्या होता है, इनमें क्षार के रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका फार्मूला होता है NaHCO3, जिसका फार्मूला क्या होता है NaHCO3, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फार्मूला होता है MgOH का होल 2 का उपयोग किया जाता है। क्षार के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट को। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं, VBI सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव के लिए, किसके लिए VBI है, ऑब्जेक्टिव के लिए। आगे देखिए, चींटी के डंक में फॉर्मिक या मेथेनोइक, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नामकरण हो गया मेथेनोइक अम्ल। तो चींटी के डंक में कौन सा, अगर फॉर्मिक नहीं दिया रहेगा ऑप्शन में तो कौन सा हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल। कौन सा हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल। कोई एक दिया रहेगा, या तो फॉर्मिक दिया रहेगा और या तो मेथेनोइक। तो पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो 4 ऑप्शन दे देगा। अगर फॉर्मिक नहीं दिया रहेगा तो कौन सा मारेंगे, मेथेनोइक अम्ल। तो चींटी के डंक में फॉर्मिक या मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, इसीलिए चींटी के काटने से हमें क्या होता है, दर्द होता है। क्या होता है, दर्द होता है। आगे देखिए, सूचक, आगे क्या है, सूचक। सूचक वे पदार्थ है जो रंग में परिवर्तन कर अम्लीयता, क्या, अम्लीयता तथा क्षारीयता, अम्लीयता तथा क्षारीयता की उपस्थिति को दर्शाता है। किसकी उपस्थिति को, अम्लीय, अम्ल की उपस्थिति, और अम्ल प्लस क्षार की उपस्थिति को दर्शाता है। अम्ल प्लस क्षार की उपस्थिति को कौन दर्शाता है, सूचक। कौन दर्शाता है, सूचक। तो इसी को बोल देते हैं कि जो अम्ल और क्षार की उपस्थिति को दर्शाता है उसे सूचक कहते हैं। जैसे देखिए लिटमस पत्र, जैसे में क्या हो गया, लिटमस पत्र, और मेथिल ऑरेंज इत्यादि कई उदाहरण हो सकते हैं। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है, सूचक के प्रकार। आगे क्या दिया हुआ है, सूचक के प्रकार। तो सूचक कितने प्रकार के होते हैं, सूचक 3 प्रकार के होते हैं। पहला में प्राकृतिक सूचक, दूसरा में कृत्रिम या संश्लेषित सूचक, तीसरा में क्या हो गया, गंधीय सूचक। क्या हो गया, गंधीय सूचक। पहला देखिए प्राकृतिक सूचक। तो प्राकृतिक सूचक यह पौधे में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, पौधे में। जैसे लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हल्दी इत्यादि, ये कहाँ पाया जाता है, पौधे में। तो प्राकृतिक सूचक कहाँ पाए जाते हैं, पौधे में। आगे देखिए, आगे कृत्रिम या संश्लेषित सूचक। कृत्रिम या संश्लेषित सूचक, यह रासायनिक पदार्थ है। यह कौन सा पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ। जैसे देखिए मेथिल ऑरेंज, क्या है, मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फथेलिन, क्या है, फिनोल्फथेलिन इत्यादि कई उदाहरण हो सकते हैं। अगला देखिए गंधीय सूचक। इन पदार्थों की गंध अम्लीयता या क्षारीयता माध्यम में बदल जाते हैं। किसके माध्यम में, अम्लीयता और क्षारीयता माध्यम में क्या हो जाती है, बदल जाती है, यानी परिवर्तित हो जाती है। इसी को क्या बोल देते हैं, गंधीय सूचक। जैसे देखिए प्याज, कोमा, लौंग तेल इत्यादि कई उदाहरण हो सकते हैं। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए याद रख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि निम्नलिखित में गंधीय सूचक का उदाहरण है, तो गंधीय सूचक का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, प्याज और लौंग तेल। तो ये आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए याद रख सकते हैं, VBI है ऑब्जेक्टिव के लिए। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है, आगे सूचक है, सूचक और रंग में परिवर्तन, अम्लीयता तथा क्षारीयता दिया हुआ है। लिटमस पेपर पर अम्ल डालेंगे तो कैसा हो जाएगा, लाल, और क्षार डालेंगे तो नीला। मेथिल ऑरेंज पर अम्ल डालेंगे तो कैसा हो जाएगा, लाल, और क्षार डालेंगे तो पीला। फिनोल्फथेलिन पर अम्ल डालेंगे तो कैसा हो जाएगा, रंगहीन, और क्षार डालेंगे तो गुलाबी हो जाएगा। हल्दी पर अम्ल डालेंगे तो कैसा हो जाएगा, पीला, और क्षार डालेंगे तो लाल भूरा। चुकंदर पर अम्ल डालेंगे तो कैसा हो जाएगा, लाल बैगनी, और क्षार डालेंगे तो पीला हो जाएगा। लाल पत्ता गोभी का पत्ता, लाल गोभी का पत्ता पे अम्ल डालेंगे तो लाल बैगनी हो जाएगा, और क्षार डालेंगे तो हरा। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है, पिटूनिया फूल के ऊपर अम्ल डालने पर, पिटूनिया फूल के ऊपर अम्ल डालने पर उसका रंग गाढ़ा गुलाबी हो जाता है। कैसा हो जाता है, गाढ़ा गुलाबी। कैसा हो जाता है, क्या डालने पर, अम्ल डालने पर। तो अम्ल डालने पर उसका रंग कैसा हो जाएगा, गाढ़ा गुलाबी। अगला देखिए, सिरका अम्लीय होता है। सिरका कैसे होता है, अम्लीय, और साबुन क्षारीय होता है। सिरका अम्लीय होता है और साबुन क्षारीय होता है। ये आप लोग याद रख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए VBI है। आगे देखिए, 6 से 8% एसिटिक अम्ल को सिरका कहते हैं। क्या कहते हैं, 6 से 8% एसिटिक अम्ल को सिरका कहते हैं। यह भी VBI है ऑब्जेक्टिव के लिए, याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है परवल अम्ल। परवल अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो वे अम्ल जो जल में घुलकर पूर्णतः, किस रूप से, पूर्णतः आयनित होकर, कौन सा आयन, हाइड्रोजन आयन यानी H+, हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन प्रदान करता है, परवल अम्ल कहलाता है। जैसे में देखिए HCl, इसमें हाइड्रोजन आयन है। जैसे में देखिए HNO3, इसमें भी क्या है, हाइड्रोजन आयन है। जैसे में देखिए H2SO4, इसमें भी क्या, कौन सा आयन है, हाइड्रोजन आयन। और एक ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हैं परवल अम्ल को, जिसमें कार्बन नहीं होगा। क्या नहीं होगा,
जिसमें कार्बन की संख्या कम होगा उससे क्या बोल देंगे, परवल अम्ल। तो एग्जाम्पल में देखिए HCl, इसमें तो कार्बन है ही नहीं। HNO3, इसमें भी कार्बन है ही नहीं। H2SO4, इसमें भी कार्बन नहीं है। तो कार्बन जिसमें नहीं रहेगा वो कौन सा अम्ल हो जाएगा, परवल अम्ल। आगे देखिए, ये ट्रिक पे आप लोग याद रख सकते हैं। तो पूछ देगा निम्नलिखित में परवल अम्ल का उदाहरण है, तो जिसमें कार्बन नहीं रहेगा वही हो जाएगा परवल अम्ल। आगे देखिए, दुर्बल अम्ल। आगे क्या दिया हुआ है, दुर्बल अम्ल यानी वीक एसिड। वे अम्ल जो जल में घुलकर सिर्फ आंशिक रूप से, वो परवल अम्ल क्या था, पूर्णतः आयनित होकर, यह क्या है, सिर्फ आंशिक रूप से ही हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। कौन सा आयन, हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, उसे क्या बोल देंगे, दुर्बल अम्ल कहलाता है। जैसे में देखिए H2CO3, इसका नाम क्या हो गया, कार्बोनिक अम्ल। CH3COOH, इसका नाम क्या हो गया, एसिटिक अम्ल। H3BO3, इसका नाम क्या हो गया, बोरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल इत्यादि। इसमें दुर्बल अम्ल को पहचानने का ट्रिक है, इसमें कार्बन की संख्या रहेगा, कार्बन की संख्या ज़्यादा रहेगा। इसमें कार्बन की संख्या क्या रहेगा, ज़्यादा, या तो कार्बन रहेगा ही। तो देखिए जैसे में H2CO3, इसमें भी कार्बन है। CH3COOH, इसमें तो और कार्बन है। H3BO3, ये एक एक्सेप्शन है। ये क्या है, एक्सेप्शन यानी अपवाद है। केमिस्ट्री में वैसे भी अपवाद बहुत पढ़ना पड़ता है। तो देखिए ये क्या हो गया, अपवाद, बोरिक अम्ल है। बोरिक अम्ल का कौन सा हो गया, दुर्बल अम्ल। तो आप लोग याद रख सकते हैं एक ट्रिक से, जिसमें कार्बन की संख्या ज़्यादा होगा वो कौन सा अम्ल हो जाएगा, दुर्बल, और जिसमें कार्बन की संख्या ज़्यादा नहीं रहेगा वो कौन सा हो जाएगा, परवल। तो आगे देखिए, आगे दिया हुआ है परवल भस्म। परवल भस्म यानी स्ट्रॉन्ग बेस। तो वे भस्म जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित होकर कौन सा आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, क्योंकि ये क्या है, भस्म है। क्या है ये, भस्म। तो भस्म हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है, परवल भस्म कहलाता है। जैसे में देखिए NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इत्यादि कहीं जैसे भी हो सकते हैं। आगे देखिए, दुर्बल भस्म दिया हुआ है यानी वीक बेस। दुर्बल भस्म, वे भस्म जो जल में घुलकर सिर्फ आंशिक रूप से, किस रूप से, आंशिक रूप से ही हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH माइनस आयन, हाइड्रोक्साइड यानी आयन मतलब OH माइनस आयन प्रदान करता है, दुर्बल भस्म कहलाता है। कौन सा भस्म कहलाता है, दुर्बल भस्म। जैसे में देखिए NH4OH। अगला जैसे देखिए CaOH का होल 2, MgOH का होल 2, इसका नाम क्या हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम हो गया क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आगे देखिए, तो दुर्बल भस्म समझ में आ गया। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है धात्विक ऑक्साइड क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। धात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, तो क्षारकीय प्रकृति। तो VBI ऑब्जेक्टिव के लिए VBI है। तो धात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, क्षारकीय। और अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के होते हैं, अम्लीय। ये भी VBI ऑब्जेक्टिव के लिए। तो अधात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति। आप लोग यहाँ से भी याद रख सकते हैं, अ से अधातु और अ से अम्लीय। तो अधात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के हो जाएंगे, अम्लीय, और धात्विक ऑक्साइड क्षारकीय प्रकृति के। किस प्रकृति के, क्षारकीय। तो ये ट्रिक से याद रख सकते हैं आप लोग, अ से अधातु और अ से अम्लीय। आगे देखिए, आगे है धातु की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, अम्ल के साथ। किसके साथ, अम्ल के साथ। तो अम्ल और धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। कौन सी गैस मुक्त करता है, हाइड्रोजन गैस। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए पूछ देगा कि अम्ल धातु से अभिक्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करता है, तो कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। तो देखिए अम्ल धातु से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जैसे में देखिए ये HCl है, ये कौन सा अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये ZN धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बना दिया है, ZnCl2, यानी विस्थापित कर दिया है Cl को, और ZN आगे बैठ गया है, सॉरी H को विस्थापित कर दिया और Cl के साथ आगे बैठ गया, तो ZnCl2 बना दिया है प्लस H2, यानी हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया है, यानी ये गैस मुक्त हो गया है। तो याद रख सकते हैं आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए। भस्म के साथ, अब धातु किसके साथ अभिक्रिया करेगा, भस्म के साथ। तो भस्म और धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बना देगा, लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। यह भी है ऑब्जेक्टिव के लिए। तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। भस्म धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करता है, तो हाइड्रोजन गैस। ये देखिए ये भस्म है, NaOH के क्या है, भस्म यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये जिंक धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बना देता है, Na2ZnO2 प्लस में हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो इसका नाम क्या हो गया, जिंक, सोडियम जिंकेट। Na2ZnO2 का नाम क्या हो गया, सोडियम जिंकेट। आगे देखिए, आगे है धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया किसके साथ, अम्ल के साथ पहले कराते हैं। किसके साथ कराते हैं, अम्ल के साथ। तो देखिए अम्ल को
धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, लवण, CO2 और जल। ये भी याद रख सकते हैं, भी है ऑब्जेक्टिव के लिए कि अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कौन कौन सा उत्पाद बनाता है, तो लवण, CO2 और जल तीनों बनाता है। तो देखिए ये अम्ल है, HCl क्या है, अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये धातु Na2 क्या है, धातु, और CO3 को क्या बोलते हैं, कार्बोनेट। तो Na2 यानी सोडियम कार्बोनेट यानी धातु कार्बोनेट हुआ। तो अम्ल किसके साथ अभिक्रिया करता है, धातु कार्बोनेट यानी सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण, NaCl। NaCl क्या है, लवण, और ये CO2 हमें पता है कि CO2 बनाता है ये, और H2O बनाता है ये। तो अब देखिए आगे, अम्ल धातु बाइकार्बोनेट यानी धातु बाइकार्बोनेट इसके साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण और CO2 और जल बनाता है। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, भी है ऑब्जेक्टिव के लिए। तो देखिए ये अम्ल है, HCl क्या है, अम्ल, और ये धातु बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3, ये कौन सा बाइकार्बोनेट हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण, NaCl और CO2 और H2O बनाता है। आगे देखिए, भस्म के साथ अभिक्रिया, किसके साथ, धातु भस्म के साथ अभिक्रिया, इसमें कोई अभिक्रिया नहीं होता है, धातु भस्म के साथ अभिक्रिया करेगा तो कोई अभिक्रिया नहीं होगा। आगे देखिए, आगे सांद्र अम्ल है, आगे क्या है, सांद्र अम्ल है, कॉन्सनट्रेटेड एसिड्स, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, कॉन्सनट्रेटेड एसिड। अम्ल का वह विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा, किसकी मात्रा, अम्ल की मात्रा पानी की अपेक्षा क्या हो, अधिक हो, पानी की अपेक्षा क्या हो, अम्ल की मात्रा, अम्ल क्या हो, अम्ल की मात्रा पानी की अपेक्षा क्या हो, अधिक हो, यानी अम्ल ज़्यादा हो किसके रिस्पेक्ट में, पानी के रिस्पेक्ट में, तो उसको क्या बोल देंगे, सांद्र अम्ल। तो अम्ल ज़्यादा है पानी के रिस्पेक्ट में तो इसको क्या बोल देंगे, सांद्र अम्ल। जैसे में देखिए H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल। आगे देखिए, आगे है तनु अम्ल, क्या है, तनु अम्ल, डाइल्यूट एसिड, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डाइल्यूट एसिड। तो अम्ल का वह विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा पानी की मात्रा से कम हो, अम्ल की मात्रा क्या हो, पानी की मात्रा से कम हो, यानी पानी ज़्यादा हो इसमें। तनु अम्ल में क्या हो, पानी ज़्यादा हो, और सांद्र अम्ल में क्या है, अम्ल ज़्यादा है, क्या है, अम्ल ज़्यादा है, और इसमें क्या है, पानी ज़्यादा है। तो अम्ल का वह विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा पानी की मात्रा से कम हो तो उसे क्या बोलेंगे, तनु अम्ल कहेंगे। जैसे में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये किसका फार्मूला हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। आगे देखिए, तनुकरण है, तो जल में अम्ल या क्षारक, क्या, अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता, किसकी सांद्रता में, आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन, किसमें, प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तनुकरण। तो अगला वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।